वेलकम टू आई एस पी एसपीएन चैनल। टुडे इज 5th of जुलाई। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये जो न्यूज़ एनालिसिस है बेसिकली आपका यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और जितने भी रिलेवेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस द हिंदू का। तो जितने भी पॉलिटिकल न्यूज़ होंगे हम इसको स्किप करने वाले हैं। यहाँ पे हम वही न्यूज़ को देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होगा। तो हम सारे न्यूज़ को यहाँ पे स्किप करने वाले हैं, राइट। और ये जो न्यूज़ है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। तो ध्याना मंदिर टू बी बिल्ट एट अलूरी बर्थ प्लेस, ठीक है। तो अलूरी बर्थ प्लेस के वहाँ पे अभी ध्याना मंदिर बनाने की बात कही जा रही है। तो अलूरी बर्थ प्लेस कौन है बेसिकली? अलूरी कौन है बेसिकली? तो अलूरी हैं अलूरी सीतारामा राजू, ठीक है। ये हैं आपके फ्रीडम फाइटर। इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ आर्म्ड रिविलियन किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? आर्म्ड रिविलियन। किसके खिलाफ किया था? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और इस रिविलियन को बोला जाता है रंपा रिविलियन। रंपा रिविलियन, या फिर इसको मन्यम रिविलियन भी बोला जाता है। मन्यम रिविलियन, ठीक है। ये हुआ था आपका 1922 में। तो अलूरी सीतारामा राजू किसके लीडर थे? बेसिकली रंपा रिविलियन के। और ये बेसिकली ये हैं ट्राइबल लीडर्स, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होते हैं, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ उनके लीडर थे आपके अलूरी सीतारामा राजू। तो ये आपको पड़ता है, रंपा आपको पड़ता है आपको गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो गोदावरी डिस्ट्रिक्ट जो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे आपका जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने रिवॉल्ट किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और उसके लीडर थे अलूरी सीतारामा राजू, ठीक है। तो बेसिकली इसका रीज़न क्या था रिवॉल्ट होने का? तो रीज़न हम देखते हैं। रीज़न क्या था बेसिकली? रीज़न था कि 1882 में एक मद्रास एक्ट आया था। मद्रास एक्ट किसने लाया था? ब्रिटिशर्स ने लाया था। तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ, जो आदिवासी थे उनको बैन लगा दिया, या बैन लगा दिया पोडू सिस्टम के लिए। पोडू कल्टीवेशन, है ना। पोडू कल्टीवेशन पे बैन लगा दिया बेसिकली आपका। प्लस आपके जो आदिवासी थे उनको फॉरेस्ट में जाने के लिए भी मनाही कर दिया, यानी कि प्रोहिबिट कर दिया उनको। प्रोहिबिट आदिवासीज इन फॉरेस्ट, ठीक है। और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट के जो टिम्बर्स हैं उसका कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी चालू कर दिए थे। कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी चालू कर दिया था आपके अंग्रेज़ों ने, यानी कि ब्रिटिशर्स ने, फॉर मेकिंग शिप्स, या फिर आपके रेल में यूज़ होता जो टिम्बर। तो इसके कारण क्या हुआ, वहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया इन द लीडरशिप ऑफ अलूरी सीतारामा राजू। तो जो ट्राइबल्स थे, ट्राइबल्स प्लस मुटेदार, एग्ज़ाम में आ सकता है इस तरह का सवाल कि मुटेदार और ट्राइबल्स ने मिलकर के, है ना, या इनके लीडर हो गया अलूरी सीतारामा राजू, मिलकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ आपके उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। जो कैंपेनिंग चलाया उसका गुरिल्ला कैंपेनिंग था बेसिकली। तो ये मुटेदार कौन होते हैं? मुटेदार होते हैं बेसिकली आपके हिली एरियाज़ में टैक्स कलेक्शन करने वाले, है ना। हिली एरियाज़ में जो टैक्स कलेक्शन करते हैं आपके, वो आपके होते हैं मुटेदार्स। क्यों मुटेदार्स आपके ट्राइबल के साथ आए बेसिकली? क्योंकि जब ब्रिटिश आने के पहले क्या होता था, मुटेदार्स के पास हेरिडिटरी पावर था, यानी हेरिडिटरी इनहेरिटेंस थे उनके पास, कि वो टैक्स कलेक्ट करते थे बेसिकली हिली एरियाज़ में, है ना। तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो टैक्स कलेक्शन है वो ब्रिटिशर्स के अंदर कंट्रोल में आ गया, और मुटेदार को वहाँ से
उनका जो था पावर, वो पावर को छीन लिया गया। इससे कारण मुटेदार क्या हो गया, ट्राइबल के साथ मिलकर के ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह कर दिया, ठीक है। और उसके लीडर हो गए हमारे अलूरी सीतम्मा राजू। तो 1922 से लेकर के 1924 के बीच में, है ना, अलूरी सीतम्मा राजू बहुत सारे रेड किए पुलिस स्टेशनों में, है ना। जो गोदावरी जो डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश को, उसके आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, है ना, उन्होंने रेड किया। और रेड करने के बाद वो एक नोट छोड़ जाते थे हमेशा, ठीक है। उसमें लिखा होता था कि वो रेड में क्या क्या सामान वहाँ से लिए हैं। साथ ही साथ पुलिस वालों को चैलेंज भी करते थे कि पकड़ के दिखाने के लिए उनको। तो 1924 में उनको पकड़ा गया चिंतामले फॉरेस्ट में, और उनको वहाँ पे पेड़ से बांध करके उनको एग्जीक्यूट यानी मार दिया गया। तो बेसिकली अलूरी क्या थे, बेसिकली आपके फ्रीडम फाइटर हो गए, ट्राइबल लीडर भी हैं। तो उन्हीं के लिए 125वां बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया आपका, है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनाया। और उन्हीं के लिए एक ध्यान मंदिर भी बनाने जा रही है सरकार। तो ये पूरा के पूरा आपका अलूरी सीतम्मा राजू के बारे में था। इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बिकॉज ये ट्राइबल्स से रिलेटेड है और यूपीएससी इस तरह का सवाल को फ्रेम करता है हमेशा। तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इसके बारे में, अलूरी सीतम्मा राजू के बारे में, ठीक है। तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया। एडिटोरियल्स हम यहाँ पे कवर नहीं करते, उसके लिए हमारा वीकली एडिटोरियल्स आता है, वीकली एडिटोरियल एनालिसिस करके आता है, ठीक है। उस वीकली एडिटोरियल एनालिसिस में हम उस वीक के उस इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स को हम लोग कवर करते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होता है। तो हम उसको उसमें कवर करते हैं, उसको इसमें कवर नहीं करते हम लोग बेसिकली। कमिंग टू अवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो होगा, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होगा बेसिकली, ये है आपका एनफोर्सिंग द सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन, है ना। सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन को एनफोर्स करने की बात कही जा रही है यहाँ पे। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता क्या है पहले वो जानना ज़रूरी है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक वैसे प्लास्टिक्स होते हैं जिसको हम एक बार यूज़ करते हैं, है ना। जैसे आपका पॉलीथीन बैग्स हो गए, स्ट्रॉ हो गया, है ना, कुछ आपके प्लास्टिक के चम्मच हो गए, या प्लास्टिक के आपके जो कप्स होते हैं कि आपके प्लेट टाइप के होते हैं पतले पतले, है ना। तो वो सारे जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स होंगे, है ना, और उसको बैन करना है। तो 1 जुलाई से बेसिकली आपका ये बैन चल रहा है। और इसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक में बेसिकली 120 माइक्रोन से नीचे होना चाहिए। तो 120 माइक्रोन से नीचे के जितने भी प्लास्टिक्स होंगे उसका मैन्युफैक्चर, उसका सेल, उसका इंपोर्ट, वो सारे के सारे आपका बैन हो चुका है, यानी प्रोहिबिट हो चुका है, ठीक है। और इस बैन का उल्लंघन करने पर आपको 5 साल की सज़ा भी हो सकती है, 5 ईयर की सज़ा भी होगी और 1 लाख का जुर्माना भी हो जाएगा, है ना, या फिर दोनों हो सकता है। और इसको बार बार करने पे आपको हर साल नहीं, हर दिन का आपको 5,000 का एडिशनल चार्ज भी लग सकता है पर डे के हिसाब से, राइट। एडिशनल चार्ज अगर आप उल्लंघन करते हो इस बैन का, तो है ना, 5 साल की सज़ा भी हो सकती है या फिर 1 लाख का जुर्माना, या दोनों हो सकता है। और अगर बार बार करने पर आपको 5,000 का प्रतिदिन आपको चार्ज लग सकता है ना, इस बैन को तोड़ने पर। तो इसके अंदर बेसिकली मिनरल वाटर बोटल्स हो गए, या फिर ऐसे वाटर बोतल जैसे कोक वाला हो गया, पेप्सी, इन सबको बाहर रखा गया है आपका इस बैन से बेसिकली आपको, ठीक है। तो इस पे ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स का क्या कहना है, ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका क्या कहना है। ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स बोल रहे हैं बेसिकली कि इस बैन करने से क्या हुआ, करीब 88,000 ऐसे यूनिट्स थे, यानी ऐसे कंपनीज थे जो बंद हो गए प्लास्टिक बनाने वाली। इसके कारण करीब 10 लाख लोग, यानी कि 1 मिलियन लोग, है ना, जो काम करते थे कामगार, वो अब बेरोज़गार हो गए। और साथ ही साथ आपको क्या हो गया, करीब 25,000 करोड़ का, है ना, जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो भी हमारा रुक जाएगा अभी। तो ऐसा ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स का कहना है बेसिकली, है ना। और इसमें सबसे ज़्यादा किसको दिक्कत आने वाली है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी, राइट। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी जो होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली, क्योंकि इनका पूरा का पूरा काम, है ना, प्लास्टिक आपके जो स्ट्रॉ, प्लेट्स, इस तरह के चीज़ से ही चलता है बेसिकली। तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है यहाँ पे,
तो इस न्यूज़ में बस इतना ही था कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में बताया जाने वाला था कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत क्या गया है कि 120 माइक्रोन से नीचे के जितने भी प्लास्टिक्स होंगे वो सबको बैन कर दिया गया है, और इसका उल्लंघन करने पर आपको 5 साल की जेल, 1 लाख रुपये की सज़ा, या दोनों, या 5,000 पर डे के हिसाब से अगर एडिशनल आप उल्लंघन करते हो तो। ठीक है, तो ये न्यूज़ में बस इतना ही था। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज़, द नीड फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये न्यूज़ क्या बोल रहा है बेसिकली, ये आपका स्पेस सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा है आपका। ठीक है, स्पेस सस्टेनेबिलिटी यानी कि हमारे जो अर्थ है, अर्थ के जो ऑर्बिट होता है जहाँ पे सैटेलाइट्स होते हैं बेसिकली, है ना, आउटर ऑर्बिट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उसको सस्टेनेबल करने की बात कर रहा है यहाँ पे। क्योंकि अभी कैसा हो रहा है कि इस युग में क्या हो रहा है बेसिकली कि सैटेलाइट्स का होड़ मची हुई है कि हर देश अपना अपना सैटेलाइट्स, बहुत तरह के सैटेलाइट्स वहाँ पे लॉन्च करता है। कुछ कम्युनिकेशन है, कुछ डिफेंस सैटेलाइट्स होते हैं, डिफरेंट तरह के सैटेलाइट्स होते हैं आपके वहाँ पे है। तो इससे क्या हो रहा है, वहाँ पे ऑर्बिटल क्राउडिंग हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑर्बिटल क्राउडिंग। ठीक है, ऑर्बिटल क्राउडिंग हो रहा है। तो ऑर्बिटल क्राउडिंग होने से क्या होगा बेसिकली, डिफरेंट कंट्रीज़ के अगर सैटेलाइट्स एक जगह पे होंगे तो इससे दोनों में कोलिजन होने का खतरा हो गया, यानी टकराने का खतरा होता है नहीं, सैटेलाइट टकरा जाएंगे तो इससे क्या हो सकता है ना, और आपके लीगल इश्यूज़ भी आ सकते हैं या इंश्योरेंस रिलेटेड इश्यूज़ भी आ जाएंगे दो देशों में बीच में। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, बिकॉज वहाँ पे उसको रॉकेट के थ्रू उसको भेजा जाता है, तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे डेब्रिस बनते हैं, या फिर जो सैटेलाइट ख़राब हो जाता है तो वो भी क्या होता है, लास्ट में डेब्रिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके कारण वहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, स्पेस डेब्रिस हो रहा है, यानी स्पेस में डेब्रिस, स्पेस में जो कचरे भर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, साथ ही साथ क्या हो रहा है बेसिकली आपका अभी जो आपका हीट, आपका क्या बोलते हैं, सोलार स्टॉर्म या सोलार और मैग्नेटिक स्टॉर्म के कारण भी जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है उसको भी अब प्रॉब्लम हो जा रहा है हमारा। तो ये स्पेस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, पहला तो ऑर्बिटल क्राउडिंग का प्रॉब्लम है, दूसरा स्पेस डेब्रिस का प्रॉब्लम है, तीसरा सोलार और मैग्नेटिक स्टॉर्म का प्रॉब्लम है। तो हमको हमारा स्पेस को सस्टेनेबल करने की बात कही गई है। तो इस पर यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया है, इस पर यूनाइटेड नेशंस ने एक कमेटी लिया है जिसका नाम है पीसफुल यूजर्स ऑफ आउटर स्पेस, है ना, जिसका नाम है पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस। ये कमेटी है, तो कमेटी लिख देते हैं, कमेटी ऑन दी पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस। ये यूनाइटेड नेशन ने लाया है ना, यूनाइटेड नेशन ने ये कमेटी लेके आया है। तो इस कमेटी के तहत क्या होगा, आपका आउटर स्पेस को सस्टेनेबल करने की बात कही गई है। ठीक है, तो हमने इश्यूज़ जान लिया क्या क्या इश्यूज़ थे बेसिकली। तो इस पर आपका यूके यानी कि ब्रिटेन ने क्या बोला है कि ब्रिटेन ने बोला है कि स्पेस में जो एक्टिव डेब्रिस है उसको रिमूवल करने का प्लान बताया है, आपका प्रपोज किया है ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन का जो प्लान है उसको बोला है ऑस्ट्रोकार्टा मॉडल। ये इंपॉर्टेंट है हमारा, यूके का यानी ब्रिटेन का ऑस्ट्रोकार्टा मॉडल, ये बेसिकली स्पेस सस्टेनेबिलिटी पे बेस्ड है। तो इसके 4 की हैं, वो 4 की को हमको देखना ज़रूरी है। 4 प्राइमरी एलिमेंट्स क्या है, पहला क्या बोल रहा है कि यूके का जो ऑर्बिटल आपका एक्टिविटी है, ठीक है, तो उसको आपको क्या करने की ज़रूरत है, रिव्यू करने की ज़रूरत है, उसका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का रिव्यू करने की ज़रूरत है। दूसरा क्या बोल रहा है आपका कि यूके आपका G7 और UN के साथ मिलकर के स्पेस सस्टेनेबिलिटी पे बात करेगा। तीसरा बोल रहा है कि यूके डेवलप करेगा सेफ्टी और क्वालिटी रिलेटेड आपका मैट्रिसेस। ठीक है, चौथा बोल रहा है यूके की स्पेस सस्टेनेबिलिटी के लिए हम लोग $6.1 मिलियन का, है ना, इन्वेस्ट करेगा या फंडिंग देगा। तो ये आपका यूके का ऑस्ट्रोकार्टा मॉडल है। तो इसको भी हमको जानना था कि ऑस्ट्रोकार्टा मॉडल होता क्या, तो हमने वो भी कवर कर लिया। तो इस पे इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया का स्पेस पे क्या स्टैंड है। तो इंडिया का ऑलरेडी इंडिया ने इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन स्टार्ट किया है। इसके अंदर अभी प्राइवेट प्लेयर्स भी आपका भाग ले सकते हैं। पहले क्या था, इसरो पूरा गवर्नमेंटल आपका है, तो सब पूरा गवर्नमेंट के अनुसार ही हो रही थी। अभी उसमें प्राइवेट प्लेयर का कोई जगह नहीं था। तो अभी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन के तहत, है ना, जिसको इन स्पेस भी बोलते हैं, उसके तहत आपके प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें शामिल होंगे। तो अभी फ़िलहाल अग्निकुल करके है, अग्निकुल और स्काई रूट,
ठीक है, ये 2 स्टार्टअप्स हैं। इनका काम क्या है बेसिकली, जो छोटे छोटे जो पेलोड होते हैं, छोटे छोटे जो सैटेलाइट्स होते हैं, है ना, उसको भेजने का काम करेगा ये अग्निकुल और स्काई रूट। साथ ही साथ, है ना, एक ध्रुव करके स्पेस है आपका, ध्रुव स्पेस, तो ये क्या बनाएगा, आपका सोलार बनाएगा, सोलार पैनल बनाएगा आपको सैटेलाइट्स के लिए। ध्रुव स्पेस ये आपको सोलार पैनल बनाएगा। ठीक है, और क्या कर आपका स्पेस में डॉकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, डॉकिंग सर्विसेज। इसको प्रोवाइड करने के लिए इसरो ने क्या लॉन्च किया है, स्पेड एक्स करके, स्पेड एक्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा बेसिकली, जितने भी सैटेलाइट्स होंगे, जो एग्जिस्टिंग सैटेलाइट्स, उनको रिफ्यूलिंग करना हो गया और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना हो गया। तो इस तरह के सर्विसेज आपका इसरो प्रोवाइड करने वाला है आपका स्पेड एक्स के थ्रू। ठीक है, इससे क्या होगा, मिशन का लॉन्गिट्यूड यानी मिशन और उसको लंबा खींचा जा सकता है, मिशन की आयु को और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इस न्यूज़ में बस इतना ही था। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज़ जो कि इम्पोर्टेंट है, यूपीआई द डॉन ऑफ डिजिटल फिनटेक निर्वाणा। ठीक है, तो बेसिकली यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट, है ना, इंटरफेस। तो इसमें क्या है बेसिकली, ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, ये एनपीसीआई राइट, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, एनपीसीआई, उसके द्वारा। और एनपीसीआई को किसने फॉर्म किया बेसिकली, आरबीआई ने फॉर्म किया है और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलकर के। ठीक है, इन्होंने मिलकर के क्या फॉर्म किया आपका, एनपीसीआई को। और यूपीआई किसके ऊपर काम करता है आपका, आईएमपीएस के ऊपर काम करता है, आईएमपीएस किसने बनाया, एनपीसीआई ने। तो इसके ऊपर काम करता है आपका यूपीआई। बेसिकली इतना फेमस क्यों है बेसिकली यूपीआई, तो बेसिकली यूपीआई इतना, इसका पॉपुलैरिटी इतना इसलिए हो गया बेसिकली क्योंकि इसमें आप 1 रुपये तक की भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, 1 रुपये तक के भी ट्रांजैक्शन, 1 रुपये का ट्रांजैक्शन भी पॉसिबल है आपका यूपीआई के थ्रू। और इसमें कोई एमडीआर नहीं लगता, मर्चेंट डिस्काउंट रेट बोलते हैं इसको, एमडीआर। मर्चेंट डिस्काउंट रेट वो रेट होता है बेसिकली आपका जिसमें बैंक मर्चेंट से आपका आपको ये लेती है, आपका फीस लेती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो वो भी चार्ज इसका ज़ीरो है राइट। तो 1 रुपये तक का भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। एमडीआर जो उसको बोलते हैं वो भी ज़ीरो है। साथ ही साथ इसके लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए सिर्फ एक स्मार्टफोन की ज़रूरत है आपको। आपके पास स्मार्टफोन है और उसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन है तो आप, है ना, यूपीआई के थ्रू आपका पैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो जैसे जैसे आपका पीओएस होता है, आपका जो कार्ड रीडर होता है उसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप स्मार्टफोन के थ्रू भी कर सकते हो। तो इसीलिए ये यूपीआई इतना पॉपुलर हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो न्यूज़ में बेसिकली इसमें है इम्पोर्टेंट क्या है बेसिकली कि यूएस का जो फेडरल रिज़र्व है, यानी गूगल जो है, गूगल ने रिक्वेस्ट किया है यूएस के फेडरल रिज़र्व को, ठीक, कि जैसे इंडिया का यूपीआई काम कर रहा है उसी तर्ज पे, यानी उसी के लेवल, उसी पे आप क्या करो, यूएस में भी एक सिमिलर, है ना, डिज़ाइन स्टार्ट करो, है ना, इसका इम्प्लीमेंट करो। जैसे इंडिया का यूपीआई काम कर रहा है उस तरह से गूगल ने यूएस फेडरल रिजर्व को भी बोला है कि इस तरह का एक सॉल्यूशन डेवलप कीजिए आप। ठीक है, तो इस न्यूज़ में यही है, यूपीआई द डॉन ऑफ डिजिटल फिनटेक निर्वाणा। तो हमने ये भी समझ लिया है। कमिंग टू अवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वन लाइनर है आपका कि इंडियन इनवॉइस फॉर की कंट्रीज़। तो रुचिरा कंबोज है, रुचिरा कंबोज अभी आप उनको चुना गया है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन। तो पहले हमारे थे टी कृष्णमूर्ति, ठीक है, तो अभी वो रिटायर हो चुके हैं, उनके जगह पे रुचिरा कंबोज को चुना गया है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन भारत का। ठीक है, तो इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है अभी, रुचिरा कंबोज। तो इसके आने का संभावना ज़्यादा है एग्ज़ाम में। ठीक है, रुचिरा कंबोज, याद रखिए, रुचिरा कंबोज, ये हैं आपके रुचिरा कंबोज। ठीक है, तो इनको चुना गया है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन। ठीक है, और कमिंग टू अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट टू लिस्ट अग्निपथ केस नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे अग्निपथ स्कीम के बारे में जानना ज़रूरी है। अग्निपथ स्कीम क्या है बेसिकली, इसके अंदर जो चुने जाएंगे उनको क्या बोला जाएगा, अग्निवीर बोला जाएगा। ठीक है, तो ये स्कीम बेसिकली आपका 4 साल का स्कीम है, 4 ईयर स्कीम है बेसिकली आपका, है ना, 4 ईयर स्कीम है इसमें।
और इसमें आपको अगर मिलिट्री में जाना है, मिलिट्री में जाने का एकमात्र ज़रिया है आपका, है ना। अगर आपको मिलिट्री में जाना, मिलिट्री में सब आता है आपका, आर्मी है ना, एयरफोर्स और नेवी, तीनों, है ना, जिसमें बिलो लेवल कमीशन ऑफिसर्स होंगे, ठीक है। जो अपर लेवल कमीशन उसके लिए तो एनडीए है, सीडीएस है, वो है, लेकिन जो बिलो लेवल कमीशन ऑफिसर्स होते हैं उनको अगर मिलिट्री में जाना है तो आपको अग्निपथ स्कीम के थ्रू ही जाना पड़ेगा आपको। 4 साल का होता है इसको। इसमें पहले आपके 6 महीने आपका ट्रेनिंग चलेगा, राइट, और 3.5 साल का आपका डिप्लॉयमेंट होगा आपको, ठीक है। इसमें 4 साल के बाद 25% को परमानेंट कर दिया जाएगा और 75% को रिटायर कर दिया जाएगा। 75% जो रिटायर होंगे उनको सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा। सेवानिधि पैकेज करीब 11.71 लाख का, लगभग 12 लाख का पैकेज दिया जाएगा, उसको सेवानिधि पैकेज करके रिटायर कर दिया जाएगा। इनको कोई पेंशन नहीं मिलने वाला है, कोई पेंशन नहीं मिलेगा इनको, ठीक है। और ये जो 25% जो बच गए, जो कि परमानेंट हो जाएंगे, जो परमानेंट हो जाएंगे आपके, ठीक है, परमानेंट हो जाएंगे आपके, तो इनको जो भी आपको सुविधाएं मिलती है पहले, जैसे पहले जो अग्निपथ से पहले जो स्कीम था उसके तहत जो भी सुविधाएं मिलती है, पेंशन, तो वो सारे पेंशन आपको 25% वालों को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका अग्निपथ स्कीम। इसमें जो एज लिमिट है आपका 17.5 से 21 साल का है। 17.5 से 21 साल के बच्चे या अभ्यर्थी इसमें जाएंगे। और 2022 के लिए इसको 23 साल भी कर दिया गया, एक टाइम है, वन टाइम के लिए। इसमें बोथ मेल और फीमेल इसमें जा सकते हैं, तो बोथ मेल और फीमेल, ठीक है। तो ये हमारा अग्निपथ स्कीम है बेसिकली। कमिंग टू नेक्स्ट, तो भी कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है इसके बाद जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूज़ आपका कवर अप हो जाता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।